Hello everyone, this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. एंड जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे एस्टेट टीजीटी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है जो 22 अप्रैल से आपकी स्टार्टिंग है। तो हम अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू रखते हैं और होप सो आप सभी का जो सिलेबस है वो मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा सकूँ। तो टॉपिक अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ इकोलॉजी, पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे ये कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा एयर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ या एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, एंड हम फिर ये करेंगे इसका इम्पैक्ट। बिकॉज मैंने ये टॉपिक इसमें इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि एयर पोल्यूशन में ही आपके ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन, यहाँ तक का आज हम सारा टॉपिक कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम अपना टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं, एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन जो है वो हमारा दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है हमारे इंडिया में कि आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब इसके सभी को पता है कि कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या इसके प्रिवेंशन है, लेकिन गौर कोई नहीं करता है कि हाँ भाई अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो इससे जो है हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, इसके जो इफेक्ट है वो कम होते जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। सबको पता है, रीज़न भी पता है कि हाँ भाई इस वजह से हमारा जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, बट वही बात है कि केयर कोई नहीं कर रहा है। तो खैर हमारा तो टॉपिक है, हमें तो एक टॉपिक कवर करना है, एयर पोल्यूशन एंड द वाटर। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन को कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि जो एयर एंड वाटर है वो हमारे दो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बिना हम लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। वो चाहे आपके लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कोई भी आ जाए, इन सब को अपने सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एयर की जरूरत पड़ती है। अब एयर पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि बीमारियां का फैलाव इतना हो चुका है, जो चाहे वो प्लांट्स में हो बीमारी या फिर एनिमल्स में हो या फिर ह्यूमन बींग्स में हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी किस किस तरीके से हमारा पोल्यूटेड हो रहा है, क्या क्या इसके अनफिट है, क्या क्या इसके कंजप्शन वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम थ्योरी की बात करें, सभी को पता है कि वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, मतलब कि हम कुछ दिनों तक भोजन के बिना भी रह सकते हैं, बट हम कुछ समय के लिए मतलब कुछ सेकंड के बिना, हम एयर के बिना मतलब नहीं रह सकते। मतलब अगर आप फास्ट भी रख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, आप सब खाना भी नहीं खाते हो, कोई भी शाम को खाता है कोई नहीं खाता है, तो मतलब आप फूड के बिना सर्वाइव कर सकते हो 1 या 2 दिन। बट अगर हम एयर की बात करें तो आप कुछ सेकंड भी एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हो। एयर एंड वाटर हमारे दो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिले, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। वी नो वेरी वेल दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज विच इज, हम सभी को पता है, अच्छे से पता है कि जो एयर है वो 2 गैसेज के कॉम्बिनेशन से बनती है। वैसे तो और भी गैसेज का कॉम्बिनेशन रहते हैं इसमें, लेकिन जनरली 2 गैसेज होती है इसमें, विच इज नाइट्रोजन जो अर्थ में मिलती है 78%, ऑक्सीजन विच इज द 21%। और ऑल्सो भी मिलती है इसमें गैसेस हमारे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन, इन सभी का कॉम्बिनेशन भी रहता है एयर के प्रेजेंस में। बट अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन अब हमारे लिए किस किस के हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, ये कैसे कैसे होता है एयर पोल्यूशन। तो क्या होता है एयर पोल्यूशन, किस किस से बनता है भाई? स्मोक से, डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। स्मोक जैसे कि कम्बशन ऑफ फ्यूल्स वगैरह हो गए, भाई हम जो भी जीवाश्म ईंधन या फ्यूल्स वगैरह बर्न करते हैं जो इनकम्प्लीटेड रह जाता है, या जैसे काऊ डंग का अगर हम एग्जाम्पल ले लें
नोट ए काउ डंग, कोई भी डंग केक हो गया आपका, उपले वगैरह जलाते हैं, उसमें भी जो धुआं प्रोड्यूस होती है दैट इज द एयर पोल्यूशन। या फिर जैसे कि आप लोग ये स्मोकिंग करते हो, उससे भी हमारे क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन होती है। या फिर अगर हम स्मोक की बात करें, जैसे कि आप देखते हो हाईवे वगैरह या जो भी अपने व्हीकल्स को डे बाय डे सर्विस नहीं कराते, उनमें से भी स्मोक प्रोड्यूस होती है, तो उससे भी क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन होती है। अब देखो व्हीकल्स में से धुआं निकल रही है, जो व्हीकल्स का मालिक उसको पता भी है, लेकिन गौर कोई नहीं कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई इस इससे हमें ये इफेक्ट होंगे, और अगर हम ना करेंगे, अगर हम डे बाय डे सर्विस कराते रहेंगे तो इससे हमारा जो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं करना किसी को भी। क्यों करेंगे ऐसा, जबकि सभी को पता है कि एयर पोल्यूशन इस वजह से हो रहा है। बट नो, डस्ट एंड हार्मफुल गैसेज मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO। अब आप लोग कहोगे कि कार्बन तो इसमें हमारे मिला हुआ है, तो कार्बन कैसे इसमें हार्मफुल इफेक्ट हुआ? कार्बन तो जो कि हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि O2, उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा वो 2 मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट है, इसलिए वो हार्मफुल गैस इफेक्ट नहीं करेगा हमारे लिए। बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है हमारे लिए। सल्फर डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह के जितने भी गैसेज है सारे के सारे हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल इफेक्ट करती है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स के क्या क्या हमारे कॉजेज हैं, कि एक तो हार्मफुल गैसेज जो हम पढ़ चुके हैं, SO2 है, NO2 है, CO2, H2S मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं हम स्मोक से, डस्ट पार्टिकल से जो हमारी एयर है वो पोल्यूशन होती है। अब इसके और क्या क्या रीजन जिससे हमारे एयर पोल्यूशन होता है, एक तो पार्क एंड बिजी रोड। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि जो भी आपके पार्क होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, या बिजी रोड मतलब जैसे जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह आपका लगता रहता है, जो रोड आपका बिल्कुल बिजी रहता है, उसमें भी हमारे एयर पोल्यूशन की कंडीशन आ जाती है। इंडस्ट्रियल एयर में सबसे ज़्यादा हमारे एयर पोल्यूटेड होता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे कि अगर हम बात करें ईंटों के भट्टों की, अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ईंट हमारे लिए जरूरी भी है भाई, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसमें से जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, वो भी तो हमारे एयर को पोल्यूटेड कर रहा है ना बहुत ज़्यादा। या रेजिडेंटल एयर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, जहाँ पे भी होटल वगैरह बनते हैं, वहाँ पे देखा होगा उनकी जो चिमनीज वगैरह से जो धुआं निकलती है, उससे भी हमारा जो एयर है वो पोल्यूशन फैलता है। बिजी ट्रैफिक ए विलेज, ये गांव वगैरह में, जैसे कि गांव वगैरह में धान की कटाई करते हैं, देन उसके बाद पाली जला देते हैं, या फिर जो भी उनका भैंसों का चारा जो खेतों से निकालते हैं वो बच भी जाता है तो उनको बाद में जलाते हैं वो, तो जलाने से भी जो हमारा एयर है वो पोल्यूटेड होता है। मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है, मतलब रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, या ये मेट्रो वगैरह का एरिया होगा जहाँ पे बिजी रोड चलते रहता है आपके टाउन वगैरह, उनमें भी हमारा जो एयर है वो पोल्यूशन क्रिएट होता ही रहता है। अभी आप इजली पता है आप लोगों को इन चीज़ों से हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब इसके बचाव क्या क्या है भाई? बचाव यही है कि एक तो आपको अपना जो एयर है उसको क्लीन रखना चाहिए, मतलब कि जो पार्क है, फॉरेस्ट है, इनको शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए। ये देखें कि ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो कोशिश करें वहाँ से ट्रैफिक रूल अप्लाई करके, मतलब रूल फॉलो करके आप उस ट्रैफिक को ना लगने दें, जिससे आपका जो एयर पोल्यूशन वो कंट्रोल में आ जाए। देन उसके बाद क्या है हमारे सोर्सेज। हम एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, बर्निंग एंड कम्बशन ऑफ फ्यूल। मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल का मतलब क्या है कि आप घरों में ईंधन वगैरह जलाते हो, जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होती है, मतलब एज वेल एज सूट सब्सटेंस भी निकलता है उनसे, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा एयर है वो पोल्यूशन होता रहता है। व्हीकलर एमिशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने मोटर व्हीकल्स को डे बाय डे सर्विस नहीं कराते हो तो उसमें से गैस जो है एमिट होती रहती है। जो गैस एमिट होती है मोटर व्हीकल में से वो कौन सी होती है हमारी, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैसेज, जो भी हमारे एयर पोल्यूशन किस में आ जाती है, सोर्सेज में आ जाता है।
इंडस्ट्रियल अगर हम एमिशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल एमिशन में क्या हो जाएगा कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है वो भी डे बाय डे हमारे क्या होते जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जिसमें हमारे क्या है कि हार्मफुल गैस है, स्मोक वगैरह है, वो भी एमिट मतलब कि रिलीज होते जा रहे हैं। इस ऑपरेशन को रोकने के लिए उन्होंने क्या यूज किया है कि एटमॉस्फेयर को जितना हो सके फ्यूल की जगह कोयल का यूज किया जाए ताकि जो एयर पोल्यूशन वो कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब ये है कि हमें अपने एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस हो जाए और जिससे जो हमारा एयर है वो पोल्यूशन ना फैले। क्योंकि जो अगर हम कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफोरेस्टेशन मतलब अगर कटिंग ऑफ ट्रीज आप अधिक मात्रा में करोगे तो ये है कि आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो नहीं रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो आप उस पर जो एयर पोल्यूशन है वो फैलता हुआ चला जाएगा, मतलब कि उसमें उसके जो अमाउंट है क्वांटिटी वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ कटिंग नहीं करनी चाहिए। यूज ऑफ CFC मतलब कि आप CFC सबसे हार्मफुल जो गैस है हमारे मतलब जो ओजोन लेयर के उसमें मिलेगी, जिस टॉपिक में हम करेंगे ओजोन लेयर वाले में। CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्या होती है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब टॉपिक करेंगे हम ओजोन लेयर वाला। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर से या AC से, इनसे या फायर एक्सटिंग्विशर से, या हम जो है स्प्रे वगैरह करते हैं उनमें से जो आपकी गैस निकलती है जो उड़ती है वो क्या होती है हमारी, उससे भी हमारा जो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इससे क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा अब वो कम होती जा रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है जो हम नेक्स्ट के अभी टॉपिक में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखो टॉपिक अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, टॉपिक अगर मैं बात करूं तो हमारे एयर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो मैंने अभी कराया आपको। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होगा, बर्निंग, कम्बशन ऑफ फूड, व्हीकुलर एमिशन मतलब कि व्हीकल्स वगैरह में जो गैस निकलती है, इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया, डिफोरेस्टेशन, यूजेस ऑफ CFC, ये सारे क्या हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हो गए। अब क्या करेंगे इसका इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि एयर पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन उसके बाद आएंगे फिर हम ग्लोबल वार्मिंग पे। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ वाला टॉपिक कर लेते हैं एक बार। अगर आपको नोट्स करना है तो आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ अपनी नोटबुक में, जो भी मैं आपके मेरे नोट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज मैंने अपने खुद से ही 2-3 बुक से रीड कर करके आपके लिए टॉपिक रेडी किया है, जिससे आपको भी हेल्प मिल जाए और मुझे भी हेल्प मिल जाए। क्योंकि आप सभी को पता है, छुपाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी एस्टेट TGT स्क्रीनिंग की ही तैयारी कर रही हूँ, मैथ की। तो होप सो आप सभी को ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले नोट्स। अगर फिर भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक्स से रिलेटेड डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं आपकी फुल हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ से के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है एयर पोल्यूशन का। तो सबसे पहले आप देखते हो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर, यह क्या हमारे ब्रेथिंग मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। तो पेपर में अगर आ जाए पूछिए आपसे कि ये बताओ कि सांस लेने में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में कौन सी गैस है जो हार्मफुल इफेक्ट करती है हमारे लिए, तो सबसे पहले कौन सी करती है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और हम अभी वीडियो में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो अभी हमने टॉपिक कवर किया कि हार्मफुल गैसेस वो होती है जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन जो भी गैस मिल जाए तो वो आपके लिए क्या रहेगी, हार्मफुल इफेक्ट करेगी। ओके, तो नाइट्रोजन सल्फर, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, यही रहेगा कि जो नाइट्रोजन है N2 है एंड जो सल्फर है आपका S जो है वो आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब जिससे आपको अस्थमा वगैरह की बीमारी हो जाती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, या आप जब आप ज़्यादा धुआं वाले एरिया में चले जाते हो या जहाँ पे गैस लीकेज हो जाती है तो आप देखते हो आपको खांसी वगैरह आने स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है।
या फिर आप देखते हो कि आपके ऐसी गैस होती है टॉक्सिक गैस, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, आइज में इरिटेशन होती है, नोज में, थ्रोट में, गले में, लंग्स में, इन सब में इरिटेशन होती रहती है। और काफ़ी लंबे समय तक अगर वो गैस लीकेज रहती है, मतलब स्मोकिंग अगर होती रहती है, गैस भी या स्मोक भी, तो आपको कंटिन्यू फिर किसके डिसऑर्डर हो जाते हो, किसके चपेट में आ जाते हो, कौन सी बीमारी आ लग जाती है, आपको अस्थमा वगैरह की बीमारी लग जाती है, जिससे आपको कैंसर होने का भी डर रहता है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO, नाइट्रोजन सल्फर की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO की बात करेंगे। CO जब बनता है, जब आपके लिए हार्मफुल गैस इफेक्ट करता है, अगर कोई भी आप ईंधन जला रहे हो और वो इनकम्प्लीट हो रहा है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो फिर किस में चला जाएगा, मतलब पॉइजनस गैस में चला जाएगा, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मतलब आपके ब्लड वगैरह उनकी जो सर्कुलेशन है उनको वो रोक देता है, वहीं पे स्टॉप कर देता है, मतलब कि सप्लाई नहीं करता ऑक्सीजन के हमारे सेल के अंदर, जिससे हमें हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, नोजिया स्टार्ट होना लग जाता है, या फिर कोमा वाली बीमारी में आ जाते हैं, जिससे ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो सकती है। तो देखो आप एयर पोल्यूशन से हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कितने डेंजरस इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा बता रही हूँ, अगर पेपर में पूछे, पेपर में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी गैस है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इफेक्ट करती है। सबसे पहले तो आएगी नाइट्रोजन सल्फर, जिससे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे अस्थमा अटैक आ सकता है। कैंसर किससे हो सकता है, हमें अस्थमा है, या लंग डैमेज किससे हो सकता है, हमारे आइज इरिटेशन है, नोज है, ये सभी इन गैसेस के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है, जिससे हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कम से कम ना तो 22 और बीमारी है जो इस चीज़ में एयर पोल्यूशन में ऐड हो चुकी है, जिससे कम से कम और बीमारी तो थी, अब 22 बीमारी और फैल चुकी है अगर वायु आपका प्रदूषित होता है तो। बायो लैंग्वेज है, चाहे नोट्स इंग्लिश में, लेकिन मैं ट्रांसलेट जो है वो हिंदी में करके बता रही हूँ आपको। उसके बाद है, अगर अभी इसके क्या क्या भाई इसके इफेक्ट होने वाले में, तो किस किस से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। तो सबसे पहले जो अगर मैं एयर प्रिवेंट की बात करूं, तो सबसे पहले यह है कि आपको जो अपने व्हीकल्स है, मतलब कि व्हीकल्स जो है उनको डे बाय डे सर्विस कराते रहना, टाइम टू टाइम, ये नहीं कह रही मैं डेली, लेकिन टाइम टू टाइम अपने व्हीकल्स को सर्विस कराते रहे, ताकि उसमें से जो धुआं निकलते, गाड़ियों में से जो धुआं निकल रही है, बाइक में से जो धुआं निकल रही है, वो कंट्रोल में हो सके, और वो आप ये क्या है कि आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट ना हो। साथ में क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CNG मतलब कि CNG गैस का यूज करो अपने व्हीकल्स के अंदर। ओके, उसके बाद क्या है कि आप ये देखें कि अल्टरनेटिव अगर आप सोर्सेस है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, टिंडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इन सभी का क्या है कि रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज करें, जितना उसके नेचुरल चीज़ों का ही यूज करें। साथ में अब डिफोर्टेशन कम करें, मतलब कि कटिंग ऑफ ट्रीज ना करें, अगर कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो तो उसकी जगह दूसरा पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि हरियाली से ही क्या है कि जो आपका एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल में हो सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डिफोरेस्टेशन है। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन बताओ, आपके पास इस तरह के ऑप्शन गिवन होंगे। अगर इनकी जगह और कोई सा ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो आप नेगेटिव को ढूंढ लोगे इजिली। ध्यान रखना, ये आपके कितने 5 कम से कम सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला हमारा, इम्पैक्ट वाला रहने वाला। इम्पैक्ट मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग है, और एक क्या हो गया हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, अब इस टॉपिक को हम कवर करने वाले, मैंने आपको बोला भी है कि हमारा जो टॉपिक है वो बायलैंग्वेज रहने वाला है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप 5th, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आ रहे हो कि हमारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रीन हाउस, ग्रीन मतलब कि हरित, हाउस मतलब घर, मतलब कि हमें अपने घर को हरा भरा रखना चाहिए। अब हरा भरा हम किससे रखेंगे भाई, पेड़ से रखेंगे। हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो हमारा, मैं बार बार बोल रही हूँ, हमें
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपना जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे हमारा जो क्लाइमेट्स वगैरह है वो सब पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो आप देखते हो अर्थ पे सनरेज आती है। अब सन से कुछ रेज आकर अर्थ पर आते हैं, मतलब कि ये होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया अर्थ बनाया हुआ, ये हो गया सन। सन से लाइट आ रही, लाइट कौन से हमारी, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज आ गई आपकी, इनफ्रारेड रेज आ गई, इनविजिबल रेज आ गई, मतलब कि हमारे पास जैसे कि एक्स रेज हो गई, जो लाइट आती है सन से, इनफ्रारेड होगी हमारी, उसके बाद अल्ट्रावायलेट होगी, विजिबल होगी। इस तरह की जो लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे आती है सन के थ्रू। अगर सन से कुछ रेज आती है तो वो उसी सरफेस कौन सा है, अर्थ के उसी सरफेस से वो टकरा के वापस चल जाती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह की जो रेज निकलती है उससे क्या होगी, जो अल्ट्रावायलेट मतलब जो सन रेज है, सन के साथ साथ हमारे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। अब ये क्या हो गया, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो टॉप मोस्ट जो लेयर है उस पर क्या रहेगी, हमारी ओजोन लेयर रहेगी O3। जो हम ओजोन लेयर वाले टॉपिक में कवर करने वाले कि किस तरह जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगी, किसकी वजह से, ओजोन की वजह से। तो अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये जान लेते हैं कि सन से हमारी जो रेज आती है इंफ्रारेड रेज है, जिससे हमारी हीट है प्रोड्यूस होती रहती है, किसके साथ साथ आती है, वो इंफ्रारेड रेज के साथ साथ आती है। बट क्या इंफ्रारेड जो रेज है वो अर्थ पे ही रह जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। सन से आती हुई जो रेज है, इंफ्रारेड रेज है, वो अर्थ से टकरा के वापस चली जाएगी, लेकिन वो क्या छोड़ के चली जाएगी, यहाँ पे हीट को छोड़ के चली जाएगी, जिससे हीट क्या है अर्थ पे रह जाएगी। और इससे क्या है कि जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग वे में चलता रहता है, और आपका जो क्लाइमेट है, वेदर, वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जो किसके टॉपिक में आ जाएगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में आ जाएगा। हम सभी को पता है कि अर्थ पर अगर लाइफ पॉसिबल तो किसकी वजह से, वो ग्रीन हाउस के इफेक्ट की वजह से ही है। क्योंकि ग्रीन हाउस मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, जिससे हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस में रहता है। और टेम्परेचर को बैलेंस में कौन रखता है, अभी मैंने बताया आप लोग को, कौन रखता है, ग्रीन हाउस ही जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, जिससे हम लाइफ है वो हमारी पॉसिबल, मतलब हम आराम से जी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या क्या इसके जो चीजें हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो कौन कौन है, एक तो वाटर वेपर है, ठीक है। वाटर वेपर मतलब जैसे कि बारिश वगैरह अगर हो रही है तो बारिश होती है कि गड्ढे में पानी वगैरह फिल हो जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, जो सनरेज आती है भाई, उसके बाद आप सभी को पता है वो इवोपोरेट कर ले तो वेपराइजेशन की फॉर्म में चल जाता है, जिससे हमारे क्लाउड वगैरह फॉर्म बनते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बनता रहता है, जिससे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मीथेन गैस का भी इसमें अहम रोल होता है, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O का भी अहम रोल है, ओजोन, CFC, HFC। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, घटक है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी गिवन है तो आप उसी की तरफ जाओगे, मतलब वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये ओजोन है, ओजोन मतलब कि O3 हो गया, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFC मतलब हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन हो गया। इस तरह के अगर आपको मिल जाते तो आप पता लगा लोगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के हैं या नहीं है। दोबारा मैं बता देती हूँ, इस टॉपिक को रिवाइज करा देती हूँ अच्छे से कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हरित गृह प्रभाव क्या क्या कारण है। तो आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ पे क्या सनलाइट की रेज आती है, कि विदाउट सन तो भाई हम भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि सन तो होना जरूरी है। अब इससे जो रेज आती है वो एक्स रेज भी आती है, इंफ्रारेड रेज भी है, अल्ट्रावायलेट भी, विजिबल मतलब जिससे प्रकाश आता है, जिससे हम चीजों को इजिली देख सकते हैं। इंफ्रारेड रेज जो आती है उसके साथ साथ हमारी हीट आती है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। इंफ्रारेड को अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंगे बोलते हैं, जिससे हमारी हीट प्रोड्यूस होगी तो मतलब कि जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस में रहेगा, मतलब क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहेगा डे, मतलब कि जैसे भी 6 महीने 3 महीने जो भी उनका प्रोसेस रहता है उसको ध्यान रखना। पेपर में पूछे कि जो सन है जिससे हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या छोड़ के जाती है, तो आप ध्यान रखोगे क्या छोड़ के जा रही है, वो हमारी हीट छोड़ के जाती है। अर्थ पे
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या काम करता है, तो अर्थ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है, जिससे हम लाइफ हमारी पॉसिबल हो, मतलब कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर हो दैट यहाँ तक? होप सो आप सभी को जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट से अब क्या क्या होने वाला है। आपने देखा होगा कि हम एयर पोल्यूशन के अंदर हमने ये देखा है कि जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी चीज़ें जो है हमारे लिए हार्मफुल क्रिएट करते रिलीज होती रहती है, जो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए वो जो पोल्यूशन है वो हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होती जा रही है आपकी डे बाय डे हमारे एयर के अंदर, तो उसमें जो इफेक्ट पड़ेगा फिर वो किसका आएगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग का आएगा। तो हम एक बार ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। तो अभी मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या बताया कि ग्लोबल वार्मिंग होने से पहले हमें क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखो, अगर कार्बन है, कार्बन दहन होता है, मतलब किसकी प्रेजेंस में होगा, हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन होता है, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2 गैस मिल रही है। अगर डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उसका जो प्रभाव वो क्लाइमेट पे पड़ेगा, जिससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के अब क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ता है कि आधा जो पार्ट है इसका वो हमारे क्या होते हैं, वही चीज रहेगी सेम कि सन से जो रेडिएशन है इसकी वापस चली जाती है, जिससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इंक्रीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब डिगमिगा गया है, जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। चेंज हो गया मतलब कभी गर्मी कभी सर्दी इस तरह से, या गर्मी होने लग गई भाई, अगर कंटिन्यू आपकी हीट मतलब गर्मी होने लगे तो वो भी तो आपके लिए हार्मफुल रहेगा ना। तो इसलिए क्लाइमेट का चेंज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्लोबल वार्मिंग में अभी मैंने बताया कि हमारा जो नेचर है उसका नियम ये कहता है कि जो क्लाइमेट है उसको चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हम पैदा होते हैं तो हम सबसे छोटे होते हैं, फिर हम भाई हर साल क्या होता है हमारे अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं कि हम पहले छोटे थे फिर बड़े होते गए, फिर उससे बड़े होते गए, मतलब हर चीज में बदलाव आता रहता है। अर्थ जो है वो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, उसका जो क्लाइमेट है वेदर वो चेंज होता रहता है। वो किसकी वजह से चेंज होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही चेंज होता रहता है। अभी मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अगर हम एक्चुअली इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसका जो टेम्परेचर अगर वो बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू अगर बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाएगी जो हमारे लिए हार्मफुल रहेगी। मतलब कि एक अर्थ एक जो है वो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि ये होना चाहिए कि भाई जो गर्मी है वो यहाँ तक ही होनी चाहिए, सर्दी का मौसम जो है वो यहाँ तक रहना चाहिए। अब अर्थ का टेम्परेचर अगर वो इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ हार्मफुल गैस निकलेगी। हार्मफुल गैस वगैरह हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या रीजन है, किस किस कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अर्थ के जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज करता है। अगर अर्थ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज अगर हो गया है तो हमारे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स है, पोलर आइस कैप है, मतलब कि जो बर्फ की जो चोटी वगैरह है या माउंट हिमालयस वगैरह है या ग्लेशियर वगैरह, उनमें जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि पिघलना स्टार्ट हो, कोई बात नहीं, पानी बन जाएगा। चलो भाई पानी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी अगर ज्यादा मात्रा में बर्फ जो पिघलती जा रही है तो पानी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा। अब आप सोचोगे सी लेवल ही तो बढ़ रहा है, हमें क्या करना, सी लेवल बढ़ रहा है। अब भाई सी लेवल अगर बढ़ रहा है, समुद्री स्तर अगर बढ़ जाएगा तो उनका जो पानी वो कहाँ आएगा, रिवर में आएगा। रिवर में अगर आएगा तो रिवर में जो पानी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिससे हमारा फ्लड होने के आसार हो जाएंगे। फ्लड मतलब कि बाढ़ आने स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर हम बात करें कोस्टल एरिया, या सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगी, मतलब कि सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट वो किसके ऊपर रहेगा, किसानों के ऊपर ही रहने वाला है। तो ग्लोबल वार्मिंग मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये था कि हमें सेफ रखता है, भाई हमारे जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना। ठीक है, अब इससे कुछ ना कुछ खूबियां थे तो कुछ ना कुछ कमियां निकल के आई। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हद से ज्यादा
अधिक मात्रा में अगर बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूटी अगर बढ़ती जा रही है, तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो भी डिगमगा जाएगा। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर अगर हम बात करें, अगर वो बढ़ता जा रहा है तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग बनने स्टार्ट हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ने स्टार्ट हो गई तो बढ़ने तो क्या दिक्कत है, लेकिन जो हमारा अर्थ का जो नेचर है उसमें तो चेंजेस होते रहते हैं। अब चेंजेस अगर होते रहे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता गया तो क्लाइमेट में भी असर पड़ेगा। क्लाइमेट मतलब कि ग्लेशियर्स वगैरह है, पोलर आइस कैप हो गया हमारा, इन सब से क्या होगा फिर हमारे या अर्थ का टेम्परेचर वगैरह उन सब में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज है डिफोरेस्टेशन, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए भाई, डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फूल्स को अधिक मात्रा में नहीं जलाना चाहिए, कम से कम मात्रा में हमें इसको जलाना चाहिए। या फिर हम बात करें बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर से ज्यादा उन्हीं का यूज किया जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की बातें। अब अगर इसके कुछ भाई हार्मफुल इफेक्ट है तो कुछ ना कुछ इसके क्या रहेंगे हमारे लिए भाई, फायदे भी रहेंगे। फायदे क्या है कि साइंटिस्ट ने अब ये अनुमान लगाया कि ग्रीन हाउस जो गैस है उसका जो कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होती जा रही है, तो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, जिससे पोलर आइस जो है वो आपस में मेल्ट होते जा रहे हैं, जिससे सी लेवल बढ़ेगा। ये सब मैं बातें आपको बता चुकी है। इसे रोकने के लिए क्या बताया साइंटिस्ट ने, ओनली एक ही चीज है, वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सके। तो होप सो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक बार मैं सिलेबस में आपको रिवाइज करा देती हूँ हमारे कौन कौन से टॉपिक है जो आज के वीडियो में हमने कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर रह गया, ये नेक्स्ट वीडियो में करा दूं क्योंकि नहीं तो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।